एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉव स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसके Q1 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स तो काफ़ी शानदार आए और रिजल्ट्स आने के बाद में मार्केट का जो रिएक्शन था वो भी काफ़ी शानदार था। तो अभी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कंपनी के पास कितना ऑर्डर बुक है, कितना जितना प्रोजेक्ट मिला है उसमें से एग्जीक्यूशन कितना हुआ है, फंडामेंटली ये कंपनी अभी स्ट्रांग है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रही है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। टेक्निकल में देखेंगे कि इसमें कौन से लेवल में ऐड करना चाहिए और कौन से लेवल पे हमें अभी वेट करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं कंपनी के नंबर से। तो ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। यहाँ जो भी यहाँ पे नंबर है वो क्रोर्स में है। Q1 FY26 का नंबर है, Q1 FY25, यानी ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे, प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे और यहाँ पे उसका परसेंटेज है, यहाँ पे फुल ईयर का परसेंटेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो 476 करोड़ का था प्रीवियस क्वार्टर में, अभी हो गया 603 करोड़ का। तो काफ़ी शानदार है यहाँ पे। फुल ईयर के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर से यहाँ पे टोटल रिवेन्यू कंपनी का जनरेट हुआ है ईयर ऑन ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 155.20% का है, जो कि आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 26.57 का ये अच्छा खासा परसेंटेज जनरेट किया है। एबिटडा इसका 186.14% का है, ये भी काफ़ी शानदार है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो एबिटडा इसका -6.96% का जनरेट हुआ है, यानी कि ये नेगेटिव में गया है। कंपनी ने एबिटडा जनरेट नहीं किया है, इनफैक्ट ये माइनस में हुआ है। एबिटडा मार्जिन देख लेंगे तो 17.38 का था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में और अभी हो गया 19.49 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड प्रीवियस क्वार्टर में था 26.51 का, तो प्रीवियस क्वार्टर में बहुत अच्छा था, यहाँ पे आप देखेंगे तो कम हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 196.82% का है, जो कि काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे देखेंगे तो -6.88 का है, यानी प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी के नंबर ज़्यादा खास नहीं आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे, सब टैक्स माइनस करने के बाद में, तो 206.77 का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है। एंड प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो -7.87 का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर कंपनी के अच्छे नहीं आए हैं। और यहाँ पे फुल ईयर के हिसाब से देखेंगे FY25 एंड FY24 का, तो टोटल इनकम कंपनी का आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है। यहाँ पे एबिटडा 50% का जनरेट किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 53.43% का एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 57.64% का, जो कि काफ़ी शानदार है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के परसेंटेज बहुत ही अमेजिंग है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर खराब आए हैं। ईपीएस देख लेंगे इसका, तो 2.72 था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, अभी हो गया 8.29 का, तो ये भी काफ़ी शानदार है। और प्रीवियस क्वार्टर में 9 था यहाँ पे, तो 9 पहले था और अभी 8.29 हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ये भी ईपीएस भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। फुल ईयर का देखेंगे 13.95 था और अभी हो गया 22 का, तो ये भी काफ़ी शानदार है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है क्रोर में है, FY25 एंड FY24 यहाँ पे। तो टोटल असेट इसका हो गया है 714 का था और अभी हो गया ये 1120 का, तो कंपनी का असेट इंक्रीज हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे 302 का हो गया, जो कि काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे पहले था 127 का, तो ये इंक्रीज हो गया है। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे, यहाँ पे 17.20 का हो गया है और पहले था 6.34 का। यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये माइनस में है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी काफ़ी शानदार है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड यहाँ पे 9.59 था और अभी हो गया 26.79 का, तो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपनी के पास ऑर्डर बुक कितना स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है यहाँ पे।
यहाँ पे अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक हैज़ बीन स्केल्ड अप ओवर ईयर्स, तो मेगावाट का यहाँ पे देखेंगे तो FY 2025 में 3263 मेगावाट का यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ था और अभी Q1 के अंदर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो कंपनी बहुत ही ज़ोरदार काम कर रही है। यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक देख लेंगे हम लोग तो ये ग्रीन में है। FY 23 में अनएग्जीक्यूटेड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो ये है और ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। यहाँ पे फिर इंक्रीज हुआ और अभी बहुत ही शानदार तरीके से ये एग्जीक्यूशन इसका चल रहा है और Q1 FY 26 में भी आप देख सकते हो 699 मेगावाट का यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है और यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 603 का है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो Q1 FY 26 में यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला है और यहाँ पे भी देख सकते हो आप 131.6 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है और ये Q4 FY 25 का था। ठीक है, ये सब इनको अभी रिसेंटली ऑर्डर्स मिले हैं तो बहुत ही शानदार इनके पास ऑर्डर बुक है। IPP एसेट देखेंगे कंपनी हैज़ डेवलप 54.82 मेगावाट सोलर पावर जनरेटिंग असेट बनाया है, इन्होंने जनरेटिंग असेट बनाया है। एडिशनली कंपनी ने 41.6 मेगावाट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यहाँ पे जनरेट किया है। O&M पोर्टफोलियो देखेंगे तो कंपनी के पास अभी 769 मेगावाट का O&M पोर्टफोलियो अवेलेबल है। तो ऑर्डर बुक कंपनी की काफ़ी शानदार है यहाँ पे और ऐसे ही ये कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और एग्जीक्यूशन कंपनी ऐसे ही स्पीड में करना पड़ेगा क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा अभी काम करना बाकी है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडियन एनर्जी ट्रांजिशन, तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट कर रही है। इस यहाँ पे आप देख सकते हो FY 26 से लेके अभी तक FY 25 में इसका जो इंस्टॉल कैपेसिटी था गीगावाट का अब कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहा है। 36% से इंक्रीज़ हुआ है और ये अभी भी टारगेट है 2030 में 280 मेगावाट का यहाँ पे इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जनरेट करने का। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इस कंपनी के अंदर अभी भी और अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती है। एक राइट प्राइस पे अगर आप इसमें एंट्री लेते हो तो आपको ये अभी भी मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए रेडी है। सिर्फ आपकी एंट्री एक सही टाइम पे होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, तो प्रोजेक्टेड एनुअल सोलर PV कैपेसिटी एडिशंस देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। सोलर कैपेसिटी एडिशन इन इंडिया ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है और यहाँ पे टारगेट भी बना के रखा है कि कितना इंक्रीज होगा। FY 25 का और FY 30 का यहाँ पे ब्रेकअप दिया गया है। जैसे कि ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो 22% का सोलर है, फिर विंड है 10% का, लार्ज हाइड्रो यहाँ पे है 10% का, कोल देखेंगे तो 47% का है, ऑयल एंड गैस यहाँ पे 5% का, न्यूक्लियर यहाँ पे है 2% का एंड अदर यहाँ पे देखेंगे तो 4% का है। वैसे ही यहाँ पे अब ये इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे सोलर 22% का है, लेकिन FY 2030 तक का यहाँ पे देखेंगे तो सोलर का 38% का होगा, विंड का यहाँ पे 11% का होगा, लार्ज हाइड्रो का यहाँ पे 8% का होगा, कोल 35%, ऑयल एंड गैस यहाँ पे 3%, न्यूक्लियर यहाँ पे देखेंगे तो 2% एंड अदर RE देखेंगे तो यहाँ पे 3% का। तो ये कंपनी का टारगेट है कि FY 30 तक का ऐसे इतने परसेंटेज में ये डिवाइड होगा। पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ यहाँ पे कितना सपोर्ट कर रही है, तो सोलर पार्क के लिए सपोर्ट PLI स्कीम है, रूफटॉप सोलर के लिए है, फिर एनर्जी स्टोरेज के लिए एंड अदर। ये अलग अलग यहाँ पे की इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी पर कैपेसिटी के हिसाब से। तो जिस कंपनी को अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट कर रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं आगे के और 5 साल में। तो आगे का और 5 इयर्स कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छे रिटर्न्स आपको बना के दे सकते हैं। तो हम लोग टेक्निकल्स में हम लोग देखेंगे कि कौन से लेवल में इसमें एंट्री लेनी चाहिए सो दैट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है कंपनी। यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है ये, 11,621 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का PE है 39.9 का, ROCE है 84 का, ROE है इसका 65 का, इंडस्ट्री PE है 43 का और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक का PE है 39 का। तो इंडस्ट्री PE से
अभी भी ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन हम लोग वेट करेंगे एक राइट प्राइस के लिए। अभी इसमें एंट्री लेना है या नहीं लेना है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू 25.5 का है। करंट रेशियो 1.33 का है जो कि काफ़ी शानदार है। क्विक रेशियो है 1.32 का, ये भी बहुत अच्छा है। पीजी रेशियो 0.15 का है, ये भी अच्छा है। यहाँ पे एफआई ने ऐड किया है 0.18% का एंट्री लिया है इसने। कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है। एवी एबिडा काफ़ी शानदार है। फेस वैल्यू 2 है इसकी। और देखोगे आप तो डिविडेंड इतना नहीं देती है कंपनी, लेकिन ठीक ठाक दे देती है। डेट टू इक्विटी कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी का। फंडामेंटली इसके काफ़ी स्ट्रांग है। क्या आपके पास ये स्टॉक अवेलेबल है आपके पोर्टफोलियो में? अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन से प्राइस में आपने लिया था इसको। पेयर कंपैरिजन में देखेंगे तो वारी एनर्जी और वारी रिन्यूएबल एनर्जी सेम ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पे वारी एनर्जीज का यहाँ पे देखेंगे तो 35% का ROCE है। तो इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनेगा। इसका रिजल्ट Q1 FY26 का रिजल्ट मैं ज़रूर कवर करूँगी। प्रीमियर एनर्जी ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है। और अपार इंडस्ट्री ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है। उसके बाद में 4th नंबर पे आती है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। मार्केट कैप के हिसाब से ये 4th नंबर पे आती है। तो इसका भी आप देखोगे ना, ROCE बहुत ही शानदार है, 84.91 का है। तो मैं ज़रूर ये 3 कंपनीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो, ठीक है। वेबसोल एनर्जी अमेजिंग कंपनी है ये भी। और जीनस पावर ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, इसलिए सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का 118% का, ट्रेलिंग 12 मंथ का 100% का सेल्स ग्रोथ है, काफ़ी शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 3 इयर्स का है 125% का, ये भी अच्छा है। ट्रेलिंग 12 मंथ का 76% का है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये कंपनी में अभी तक आपको क्या नेगेटिव लगा है? क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। CAGR इसका अभी -36% का है, क्योंकि बहुत अच्छा करेक्शन आया है। और एज ए इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में करेक्शन आता है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात रहती है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसमें एंट्री लेने के लिए। हाँ, उन लोगों के लिए थोड़ा सा सैड पॉइंट है जहाँ पे जिन लोगों ने हाई पे बाय किया है, और हाई पे बाय करने के बाद में डेफिनेटली स्टॉक में करेक्शन आता ही है। ये किसी कंपनी के अंदर हाई बनाया है जिसने, उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो इसमें भी करेक्शन आया है। इसके लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर हाई पे एंट्री ले रहे हो तो बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल मत उसमें रहना। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आप 40 to 50% का करेक्शन का आपको वे मतलब वो करेक्ट हो सकता है। उतना टाइम तक उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। इसके लिए हमेशा एक राइट प्राइस पे लेना, भले ही थोड़ा वेट करना पड़े आपको। अगर आपको लग रहा है कोई स्टॉक भाग रहा है तो उसमें एंट्री लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एंट्री लोगे तो हमेशा याद रखना कि मिनिमम 8% अगर उसमें करेक्शन आता है तो उसमें से निकल जाओ, या 10% अगर आपकी रिस्क के ऊपर है, सबका अपना अपना रिस्क रहता है। तो अगर 10% तक का रिस्क झेल सकते हो तो 10% का अगर उसमें करेक्शन आता है तो निकल जाओ, और जब वो रिवर्सल लेगा उसके बाद उसमें एंट्री लेना। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आ सकते हो जहाँ पे आपने सेल किया और वहाँ से वो भागना चालू कर दिया, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं करना उसके अंदर, क्योंकि आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो। सिस्टम फॉलो करोगे तो ही आप अच्छे पैसे बना सकते हो मार्केट के अंदर, नहीं तो आप स्टॉक ले लोगे और सेल नहीं लगाओगे, एंड फिर आप वो 1 साल 2 साल या 6 महीने के लिए आपका वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। इसके लिए अगर आप लो लेवल पे लेते हो तो एटलीस्ट एक होप रहता है कि हाँ, ये 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद में अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकता है। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि आप स्टॉक में एंट्री ले रहे हो तो लो पे लो, या फिर अगर आप हाई पे ले रहे हो तो बिना SL के आप एंट्री बिल्कुल मत लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। बैलेंस शीट देख लेंगे यहाँ पे, तो इक्विटी कैपिटल सेम है। रिजर्व्स कंपनी के इंक्रीज होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और बोरोइंग कंपनी की यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट तो हमने देखा ये कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे, तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है यहाँ पे 74.39% का है। FI ने इसके अंदर आप देखोगे तो ऐड किया है, यानी FI भी बहुत ज़्यादा बुलिश है इसके अंदर और इसने ऐड किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी ये ऐड करेंगे।
यहाँ से DI ने सेल किया है, इसके लिए FI ने बाई किया है। पब्लिक ने भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है और इसने FI ने यहाँ पे बाई किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का फाइनेंस अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है कंपनी के पास में, एग्जीक्यूशन है, फ्यूचर ग्रोथ है, हर एक चीज़ ये कंपनी के पास है जो एक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए जो भी पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं एक कंपनी के बारे में, हर एक चीज़ इसमें अवेलेबल है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन से लेवल पे इसमें एंट्री लेनी चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का टेक्निकल चार्ट है और यहाँ पे IPO आया था 9 अप्रैल 2024 में और उसके बाद में कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए थे यहाँ पे ऑलमोस्ट 39-40% का, एंड फिर वहाँ से लेके यहाँ तक करेक्शन भी आया था इसमें ऑलमोस्ट 25% का, एंड फिर ये साइडवेज चला गया था। अगर आप देखोगे तो इसी चैनल में ये घूम रहा था यहाँ पे, ठीक है, इस चैनल पे घूम रहा था। इस चैनल को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में अच्छा खासा इसने, अगर आप देखते हो यहाँ पे ये प्राइस से लेके यहाँ तक 27-30% का इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। एंड फिर अभी 2 दिन से इतना भागने के बाद में देखो फर्स्ट डे ये भागा था 17% का और सेकेंड डे ये 4.87% का, एंड उसके बाद में इसमें 1% का, देन 0.15% का, यहाँ पे 6% का आज के दिन करेक्शन आया है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो क्या लगता है इसमें कब एंट्री लेनी चाहिए? मैं तो बोलूँगी कि ये इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि अभी इसका लेटेस्ट न्यूज़ आया है। लेट्स सी द न्यूज़। तो आफ्टर रेसिंग अप 30% का रिटर्न इसने दिया है जुलाई में। तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन दिया है, नियरली 5-6% का। और ये क्यों हुआ? क्योंकि न्यूज़ आई है कि कंपनी ने जो सोलर प्रोजेक्ट था आसाम के अंदर, उसने क्या किया है कि ये कंपनी ये जो प्रोजेक्ट दिया था उसको स्क्रैप कर दिया है, जिसकी वजह से इसमें इतना ज़्यादा करेक्शन आया है। तो क्या लगता है आपको कि किसी कंपनी ने यहाँ पे प्रोजेक्ट को ही स्क्रैप कर दिया, इसका मतलब कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, राइट, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका कोई और रीज़न रहेगा, उनको शायद वो बजटिंग नहीं होगा या फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो ये कंपनी ने आसाम के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो स्क्रैप क्यों किया। तो देयर कुड बी अ मल्टीपल रीजंस। तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पैनिक सेलिंग तो होगी, राइट। तो क्योंकि प्रोजेक्ट स्क्रैप किया है यानी कि थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है। लेकिन क्या लगता है कि आपको ये प्रॉफिट कम होते जाएगा? कंपनी में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अगर है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, मैं जानना चाहूँगी आपसे। इस वजह से आज के दिन इसमें ज़्यादा करेक्शन आया है 6.30% का, बट एक अपॉर्चुनिटी समझ के चलिए इसको। और तो ये लेवल पे अगर आता है ये 1000 के लेवल पे या फिर बिलो 1000 के लेवल पे आएगा तो ही इसमें एंट्री लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रॉन्ग ये एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी है, राइट। यहाँ पे 1000 के लेवल पे अगर आपको ये मिलता है ना तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा एंट्री लेना, एंड फिर बाद में वापस से अगर आपको मौका मिलता है तो यहाँ पे आप एंट्री लेना 971 पे, एंड लास्ट यहाँ पे ले लेना 938 के प्राइस पे इसमें एंट्री लेना, तो ही आप अच्छा रिटर्न्स बना सकते हो। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, इस लेवल पे बाय किया फॉर एग्जांपल, और यहाँ से अगर ये वापस से इधर तक आता है तो ऑलमोस्ट 9-10% का आपको यहाँ पे करेक्शन आएगा। तो और मैंने क्या कहा कि 9-10% का अगर करेक्शन आता है तो निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसे स्टॉक से नहीं निकलना चाहिए जिसके अंदर अगर स्टेडी यहाँ पे एकदम कंटिन्यूसली जा रहा है तो उसमें करेक्शन आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है, उसका चार्ट ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर उसमें ऑल ऑफ सडन ये करेक्शन आया, तो ये जो लोगों ने गेन किया है, राइट, उन लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा एंड फिर साइडवेज चला जाएगा, एंड फिर वापस से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, फिर साइडवेज जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और जो मनी है वो ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अगर एंट्री लेनी है अच्छे कंपनी में तो करेक्शन का वेट करो और फिर उसमें एंट्री लेना, ठीक है। तो ये था कंपनी के बारे में, डिटेल एनालिसिस कर लिया हमने। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जो भी आपके जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनसे शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी मेरा रिकमेंडेशन इसको मत समझिएगा। कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले एक बार एनालिसिस खुद कीजिए एंड फिर ही उसमें एंट्री लेना आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।